हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिजिक्स के एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोर्ड में भी और जितना जेईई नीट एग्ज़ाम होता है तो सब में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब इनसे आ जाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला बात तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी मिल जाता है। और एक जैसे लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी करना ज़रूरी है, तो ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट भी नहीं रहता कि मैंने नहीं किया, ये एनसीईआरटी रह गया मेरा। तो ये भी आपका हो जाएगा और एक अच्छा लेवल पे प्रिपरेशन भी आपका चला जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लेते हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी इतना। साइड लेंथ दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है तो जनरली क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर, एरर यही सबसे होंगे। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का। तो इसका फार्मूला होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे साइड है, तो ये जैसे 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू साइड लेंथ दिया हुआ है 7.203 मीटर। यूनिट चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे बस। क्यों? क्योंकि जो ये है मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्ट डिजिट है, नंबर है, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 6 में, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 होना चाहिए। तो 6 जो है एक फाइनाइट नंबर है, मतलब ये 6 कोई अनसर्टेन नहीं है जो 6 ही होगा, या 6.001 भी हो सकता है। ये फाइनाइट है, फिक्स है, इसके बारे में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, एकदम सर्टेन सा नंबर है। और सर्टेन नंबर में मतलब जो फिक्स नंबर है, जो एकदम ट्रू वैल्यू है, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 है, तो आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस हिसाब से आंसर जाएगा, इसके हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरे में पूछा है हमको वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो साइड यहाँ पे कितना है 7.203, इसका क्यूब। अब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे फाइनल आंसर में। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन भी आया था इस बार जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन उसमें डाटा चेंज किया हुआ था। नीट 2026 में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये मेन एग्ज़ाम में, मतलब रीनीट में नहीं, इसे रीनीट से जो पहले हुआ था फेज़ 1 में। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मास दिया हुआ है 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइज, जितना वॉल्यूम दिया हुआ है। डेंसिटी निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो चलो सॉल्व करते हैं। मास दिया हुआ है हमारे पास 5.74 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, इजी सा फॉर्मूला है। सही से 5.74 डिवाइड बाई 1.2, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको सॉल्व करने पे लेट्स सॉल्व, यहाँ से ये गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा आई गेस। सॉल्व कर लेना जो फाइनल आंसर आएगा। बट ये एक बात ध्यान में रखना, फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये हुआ, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है। डेसिमल के बाद, मतलब बिना डेसिमल के बाद वाला 0 होता है इनसिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये ध्यान में रखते, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई गेस 4 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे m जो है मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हाइट है। चेक वेदर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो हमें चेक करना है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन तो नीट में आएगा नहीं, बोर्ड में आ सकता है 2 मार्क्स में, या 2 मार्क्स में ही आएगा। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ½ mv²। तो इसका डायमेंशन अगर लिखे तो LHS का डायमेंशन हम लिख रहे हैं, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं थोड़ा। LHS का जो डायमेंशन हो जाएगा वो मास का m हो जाएगा, और v वेलोसिटी है,
यहाँ पे दिया हुआ है v वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन होता है और इसका स्क्वायर करना है, तो एम एल टू टी माइनस टू ये एल एच एस का हो जाएगा। और आर एच एस का अगर आप देखें तो मास का एम हो जाएगा, जी एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और एच यानी हाइट, ये फिर लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा फिर। तो यस, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, बस यही हमको बताना है, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यस, करेक्ट है डायमेंशनली, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट दिया हुआ है, एनर्जी का दिया हुआ है, स्पीड का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का दिया हुआ है। विच ऑफ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है। कैन यू रूल आउट, रूल आउट मतलब यहाँ पे एक समझना होगा, रूल आउट मतलब होता है गलत निकालना, मतलब आप कौन कौन सा फार्मूला को गलत कह सकते हैं, ऐसा इनकरेक्ट फाइंड करना बेसिकली। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट, यहाँ पे m जो है मास ऑफ द बॉडी है, तो सबसे पहले a वाला देखते हैं। ये इक्वल टू दिया हुआ है m2v³। तो यहाँ पे मास का जैसे यूनिट हो जाएगा तो kg का स्क्वायर, और ये v वेलोसिटी है तो v यानी कि l, यूनिट के टर्म्स में लिख लेता हूँ अच्छा रहेगा, यूनिट के टर्म्स में हो जाएगा, ये वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और इसका क्यूब है, तो बेसिकली हो जाएगा kg का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा kg का स्क्वायर मीटर का क्यूब और सेकेंड का -3। तो यहाँ पे तो मैच नहीं किया एनर्जी का डायमेंशन से, क्योंकि एनर्जी का वो मतलब यूनिट जो दिया हुआ है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गया, तो पहला तो मैच नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। अब इसको इरेज कर देता हूँ, मैं दूसरा निकालता हूँ। दूसरा में है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट, तो ये डायमेंशन मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाता है, मास का kg हो जाएगा और फिर वेलोसिटी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखते हैं ये मैच कर जाएगा एनर्जी के डायमेंशन से एग्जैक्टली, तो ये सही हो जाएगा, बी सही है, यानी कि ये सही है, ये रूल्ड आउट हो गया है। एक सेकंड में अलग कलर से, ये वाला रूल्ड आउट हो गया, मतलब ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये गलत है, ये सही हो गया, सेकंड वाला डायमेंशनली करेक्ट हो गया अभी। और मैं थर्ड का चेक करता हूँ फिर। और थर्ड का क्या है, k इक्वल टू एम ए, मास का kg और a यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मैच नहीं किया, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया, ये मतलब गलत हो गया। उसके बाद डी में है k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा और फिर मास का v स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये भी मैच कर जाएगा इससे, तो यस डी भी सही हो जाएगा फिर। और फिर ई बचा है, एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ इसको। ई में जो है आप पहले इसमें दो टर्म है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। हाफ एम बी स्क्वायर मैंने दिखाया था बी में, तो ये एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और एम ए ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली दोनों निकाल ही चुके हैं तो अलग अलग निकालने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर का निकाल दिए थे, ये एनर्जी का हो जाएगा, और ये एम ए एनर्जी का नहीं होता, तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि आप डायमेंशन अलग अलग, जिसका डायमेंशन अलग अलग है उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, बट इक्वेशन में ऐड कर दिया है, तो ये इक्वेशन ही गलत है, मतलब ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा इसका आंसर जाएगा वो हो जाएगा ए सी एंड डी, ये तीनों रूल्ड आउट हो गया, मतलब इसको हम गलत प्रूफ कर दिए। और बाकी बी और डी ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें से आप आगे बढ़ेंगे कि बी जो है वो फिजिकली भी करेक्ट है और डी फिजिकली करेक्ट नहीं है, तो हो गया, इसका ये आंसर था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लास्ट है ये,
यहाँ पे दिया हुआ कंसिडर अ simple pendulum having bob attached to a string that oscillate under the action of force of gravity. जो oscillation करा रहा है वो gravitational force है. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on length, mass of bob m and acceleration due to gravity z. Derive an expression for time period using the method of dimensions. अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है. तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो उसमें तो टी का डायमेंशन होगा ही. अब हमको बोला है जो डिपेंड करता है लेंथ पे और मास पे और ग्रेविटी पे, तीन चीज़ पे. जिस चीज़ पे करता हूँ मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ. लेंथ पे है, एम पे है और ग्रेविटी पे ये क्वेश्चन बोला है. तो बेसिकली हम यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फार्मूला ड्राइव करने का ये ड्रॉबैक भी है कि कांस्टेंट का पता नहीं चलता है. तो यहाँ पे हम डायमेंशनल कांस्टेंट कोई के मान लेते हैं. उसके बाद एल पे हमको नहीं पता है कैसे डिपेंड करता है, तो एक्स मान लिए. मास भी दिया हुआ है, मास पे वाई हो जाएगा. और फिर ग्रेविटी दिया है तो ग्रेविटी का एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन होता है. अब हम थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे इधर टी है ये हमको पता है और इधर जो है टी सिर्फ इसमें है, तो यहाँ से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं. जैसे ये क्वेश्चन एक है लेंथी प्रोसेस से, एक है शॉर्टकट से भी बन सकता है. जैसे यहाँ पे टी पे 1 है तो हमको पता है टी पे 1 लाना है. टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें है, तो यहाँ पे जेड का क्या वैल्यू हो जो टी पे 1 आ जाए. तो जेड यहाँ पे अगर -1/2 होगा तो यहाँ पे टी 1 हो जाएगा, क्योंकि जेड अगर -1/2 होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1/2 × 2 1 हो जाएगा. तो जेड का वैल्यू तो -1/2 हो जाएगा. यानी कि फॉर्मूला में कुछ ऐसा होगा -1/2, यानी कि एक्सेलरेशन जो है रूट में जाएगा और -1/2 है, यानी कि रूट में जाएगा 1/2 के चलते और माइनस है इसलिए नीचे जाएगा. समझ में? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे जो जेड का वैल्यू आया वो -1/2 है, यानी एक्सेलरेशन जो है माइनस के वजह से नीचे जाएगा और 1/2 के वजह से रूट में आएगा. इतना समझ गया? अब यहाँ पे कुछ आ सकता है नहीं आ सकता वो देखना पड़ेगा. उसके बाद हमको इधर मास का टर्म्स नहीं है, इधर मास का टर्म्स सिर्फ इसमें है, तो मास को हटाना है. यहाँ पे भी मास नहीं है, यहाँ पे भी मास नहीं है, तो y को 0 होना पड़ेगा तभी मास हट सकता है. अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा और x अब पता करना है. तो यहाँ पे जब z -1/2 लिए थे यानी कि l भी -1/2 हो गया. यहाँ पे l का भी टर्म्स नहीं है LHS में, मतलब इधर l भी नहीं है, तो इधर से l हटाना है हमको. तो x को क्या करना पड़ेगा 1/2 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे -1/2 और 1/2 काट के 0 हो जाएंगे, तो x 1/2 हो जाएगा. यानी l जो है वो रूट में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. मैं बताता हूँ कैसे. यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, x पे माइनस नहीं आया इसलिए ऊपर आया, और यहाँ पे g पे मतलब g है ये, तो g पे माइनस आया था इसलिए g नीचे गया. यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, इसलिए दोनों रूट के अंदर है. आई होप अब समझ गए होंगे आप. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. बाकी मैं इसका PDF एक अच्छे से सॉल्यूशन पूरा लिख के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज़ कर सकते हैं. बाकी कैसा लगा सेशन आप लोग बता सकते हैं कमेंट में. और थैंक यू.